के बारे में बोलूंगा साहब। रिजू जी कल भी बोले, आज भी बोले, 123 प्रॉपर्टीज को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारे के सारे 123 प्रॉपर्टीज आके या तो दरगाह है, या तो मस्जिद है, या तो कब्रिस्तान है, या तो ईदगाह है। ये झूठ है। ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करो, उसकी लिस्ट में आपको देना चाह रहे हो। ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट लड़ना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ यूजर को निकाल के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप कैसा पहचानेंगे? हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा? मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए? या नहीं कोई? रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट है खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं? और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाए हैं, जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाइए। इनको पूछिए क्लॉज बाय क्लॉज उसमें डिस्कशन हुआ था, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था। किसी भी जेपीसी का ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे अमेंडमेंट्स के लिए जो भेजा गया है उसका क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना है। मुझे लगता है कि पहली बार ये 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज बिना डिस्कस किए अमेंडमेंट बुलडोज करके इन्होंने लेके आया है। वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे। मोशन मूव्ड the motions for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025 are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Syed Nasir Hussain. 20 minutes. चेयरमैन सर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पे बात करने का मौका दिया और मेरी पार्टी और आप मिलके मुझे जेपीसी का सदस्य भी बनाया था। कल लोकसभा में जितनी भी बहस हो रही थी मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने काफ़ी बातें वहाँ पे रखी, आज भी यहाँ पे रखी। कल हमारे देश के गृह मंत्री भी वहाँ पे काफ़ी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बिल 2025 का नहीं आता अगर 1995 का एक्ट और 2013 के अमेंडमेंट्स नहीं आते। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूं, जब 1995 में ये बिल आई थी और 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रैकोनियन लॉस लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। ये जो आज बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं और इसका बेसिस बनाया आज के बिल का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? 1995 में अद्वानी साहब यहां पे थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, सारे के सारे कंसेंसस के साथ 1995 का वक्फ बिल पास किया था। 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जब भी कंसेंसस से पास किया गया था। 1995 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्यसभा में सिकंदर बख्श जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के टाइम पे दोनों भी इस बिल का पूरा समर्थन किया था। उसके बाद में लोकसभा में भी, उसके बाद में इनके 2009 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रहमान खान कमेटी रिपोर्ट को एग्जामिन करके हम उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे।
उसी रहमान खान कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। और आज ये जो बार बार कह रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिस कमेटी के रिपोर्ट को इन टोटो इन्होंने खारिज किया था, उनके खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, उस बिल, उस कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं किया था। हम लोगों ने रहमान खान कमेटी रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस टाइम पे इनके तरफ से लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी अपनी बात रखते हुए उन 2013 के अमेंडमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ड्रैकोनियन लॉ था, अगर ये किसी एक कम्युनिटी को अपील करने का मामला था, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के परे थे, तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आज 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए, 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे, इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं, इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है, एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में, इनका जो फेक फैक्ट्री है बीजेपी की, जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। मैं इनके सारे जितने ये मैं भी जो बात किया मैं आपके सामने यहाँ टेबल पे रखता हूं सर। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ किरण रिजिजू का नाम नजर आएगा, काउंसिल नहीं है उसके अंदर, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। और जो बजट एलोकेट होता था वक्फ काउंसिल के लिए वो भी नहीं दिया गया। वहां का जो स्टाफ था उनको सैलरीज नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं, कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहां के वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आज आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान को मदद करेंगे, आप कह रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। कितना आप जो असत्यवादी देश के सामने रखेंगे और पार्लियामेंट में रखेंगे। आप हमेशा मिसलीड करने का काम किए हैं। हर एक चीज जो ये बोल रहे हैं इसमें ये सत्य से दूर है और देश को गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए ये बातें यहां पे कर रहे हैं। सर, किरण रिजिजू जेपीसी की बात की, कल जगदम्बिका पाल साहब जेपीसी की बात की, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेपीसी की बात की। जेपीसी गठित हुई, आप लोगों ने मुझे भी सदस्य बनाया था, मौका दिया था वहां पे काम करने का। पहले जब शुरू हुआ, स्टेक होल्डर्स आने लगे, एक्सपर्ट्स आने लगे, एकेडमिशियंस आने लगे, तो उसमें 97-98% लोग आके बिल के खिलाफ बात रखे। उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने रीजंस दिया। जब इनको पता चल गया कि बिल के फेवर में कोई आ नहीं रहा है, पूरा बिल के खिलाफ लोग आके डिपोज कर रहे हैं, आप इनको पूछिए कि 1 लाख जो है आंकड़ा दे रहे हैं, कितने लोग उसमें बिल के फेवर में, कितने बिल के खिलाफ है। आज वो सदन के पटल पर रख दें तो देश को पता चल जाएगा कितने लोग उस बिल का अपोज किया था। जब इनको पता चला
तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। नॉन स्टेक होल्डर्स जिसको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो दान दे सकता है ना उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ तो कुछ ऐसे थे एक्सट्रीमली कम्युनल स्टेटमेंट्स आके वहां पे दे रहे थे। तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए, बिल के फेवर में सपोर्ट ड्रम अप करने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया गया था। आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाए हैं, जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाइए। इनको पूछिए क्लॉज बाय क्लॉज उसमें डिस्कशन हुआ था, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था। किसी भी जेपीसी का ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे अमेंडमेंट्स के लिए जो भेजा गया है उसका क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना है। मुझे लगता है कि पहली बार ये 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज बिना डिस्कस किए अमेंडमेंट बुलडोज करके इन्होंने लेके आया है। वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो एनडीए के एमपीज के रिकमेंडेशन थे, वो थोपे हुए रिकमेंडेशन थे। वहां पे अंतर ज्यादा नहीं था, 1-2 एमपीज का अंतर था। आप उठा के जेपीसी की रिपोर्ट में देख ले कितने फेवर में किए, कितने खिलाफ किए। हमारा एक भी रिकमेंडेशन उसमें लाया नहीं गया है। तो अगर वही आपको करना था, जो स्टेक होल्डर जो आए थे, जो वहां पे डिपोज किए थे इसके खिलाफ में, उनका सुझाव नहीं लेना था, अपोजिशन के एमपीज का सुझाव नहीं लेना था, जेपीसी गठित ही नहीं करना था। आज जेपीसी की बात कर रहे हैं आप ऐसा करें, हमने इतना बड़ा दिल कर दिया, हमने जेपीसी में भेज दिया। अरे जेपीसी में भेज के किया क्या, और उसको और वर्सन किया है। मैं आगे बताऊंगा कैसा कैसा इन्होंने वर्सन किया है। प्लीज सर, आई नीड योर प्रोटेक्शन। यस प्लीज। जब रिजू जी बात कर रहे थे, हम लोगों ने किसी ने बात नहीं किया। प्लीज बैठ करके, ये मत ना समझे कि आप बात करने तो हमारी कैपेसिटी नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। प्लीज आप सर उनको बोलने दीजिए प्लीज। सर ये जितने अमेंडमेंट्स अब लाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हैं। ये 14, 25, 26, 30 को वायलेट करते हैं, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट करते हैं, ये पैरिटी इन लॉज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं। 1 नेशन 1 लॉ हम नहीं कहते, 1 नेशन 1 लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहां कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूं, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। सबको एक तरीके का लॉ रहने, हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए, पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा, यहां पे रखूंगा, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है। आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं, वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये पहला नहीं है। कल कोई सीएए एनआरसी की बात कर रहा था, यहां अमित शाह जी बैठे हैं, जब उस हाउस में हम लोगों ने सवाल किया था तो इन्होंने बोला था क्रोनोलॉजी से समझिए, ये सिर्फ सीएए नहीं है, इसके साथ एनआरसी और एनपीआर जुड़ेगा। जब इनसे सवाल पूछा गया था तो बोले नहीं, इससे लिंक्ड है। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे हम किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहे, लेकिन धर्म के आधार पे आप सिटीजनशिप रोक रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा और हो रहा होगा। उसके बाद में 1991 का सेटल्ड क्वेश्चन है सर, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेटल्ड क्वेश्चन है। उसमें इनके लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उसके खिलाफ। इनके पार्टी के ऑफिस बेरर्स
पिटीशन फाइल करते हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में, और मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूंढने का काम करते हैं। आज अगर हमारे देश में हम खोदना शुरू कर देंगे, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या क्या मिलेगा किसको पता है। हम इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किए। यहां पे भी उसका प्रोविजन कर दिए। आज किरण रिजिजू जी आप यहां कह रहे थे, भाई हम लोगों ने, सर ये कौन है सर? आप बीच में टिप्पणी ना करें। कौन है सर ये? आप बोले इधर प्लीज। जगेश जी, सर मैं उस पर आगे आऊंगा। अभी किरण रिजिजू जी ने बताया कि वफ का मायना क्या है। सर वफ का माना दान है। इट एज सिंपल एज दैट। वफ का माना दान है। दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। ये बार बार कह रहे थे कि 2013 में एनीबडी कैन डोनेट करके लेके आए। इनको शायद ये पता नहीं, हुजूर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं है। और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, हम उसको वफ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। हिंदूज में है, सिख्स में है, क्रिश्चियंस में है, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए, क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपील करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। शायद इनको पता नहीं, शायद ये बोलना भी नहीं चाहते। इस देश में एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, इस देश में मुजरा डिपार्टमेंट्स हैं, इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में SGPC है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के लिए काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के लिए है। हर मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए। टेंपल ट्रस्ट से, स्टेट से अलग अलग एक्ट्स बनाए गए। आप ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस का अचानक बनाया हुआ मामला नहीं वक्फ का। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के जमाने में वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कई एक्ट्स आए थे, उसको आगे बढ़ाते गए, उसमें अमेंडमेंट लाते गए, उसमें सुधार लाने के लिए कई अमेंडमेंट्स लेके आए। कांग्रेस ने उसको सुधार करने के लिए कई काम किया है। और 1995 में और 2013 के एक्ट्स के बारे में ये बार बार जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, एंक्रोचर्स को हटाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने वो अमेंडमेंट्स लेके लाए थे, और इनका पूरा सहयोग और सपोर्ट उसमें था। सर इसमें बार बार ये कहा जा रहा, आज भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर, और ये सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। आज भी यहां पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें? हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? वक्फ को जो पावर दिया था, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, उसके लिए सेट रूल्स हैं। शायद किरण रिजिजू जी को यह बात पता नहीं कि हर स्टेट उस इंक्वायरी कैसा कराया जाए, हर स्टेट के रूल्स अलग बने हुए हैं। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर पिछले 6 साल से हूं सर, कर्नाटका में 6, अब 7वां साल कंप्लीट कर रहा हूं। तो वहां पे ये पूरा इंक्वायरी, तो बोले प्लीज। पूरा इंक्वायरी होने के बाद में सर्वे कमिश्नर उसको सर्वे करता है,
कलेक्टर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में वक्फ गेजेट उसके बाद में सरकार उसको गेजेट करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं, कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय गृह मंत्री कुछ कर दे एक जी प्लीज। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी, क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर जयराम जी प्लीज प्लीज, मान्यवर आप बोले जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। प्लीज प्लीज, ये आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं सर। आप ही को कह रहा हूं मैं। सॉरी, अब शुरू की। देखिए साहब, वो बात कर रहे हैं और हमने रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं, उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे, मैं यही चाहता हूं। अब उनको कंट्रोल करिए। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन प्लीज प्लीज। सर, ट्रिब्यूनल के बारे में इन्होंने कहा, रिजू जी ने, कि 2 थे, उन्होंने 1 बढ़ा दिया। 2013 में भी 3 ही थे, 2013 में भी 3 ही थे, 2013 में भी इस्लामिक स्कॉलर डोमेन एक्सपर्ट थे। बल्कि इन्होंने अभी कर दिया कि रिटायरिंग या सर्विंग, पहले हम लोगों ने सर्विंग जज को रखते थे। भ्रम में फैलाया जा रहा था कि वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वक्फ कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, वक्फ बोर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सर, इन्होंने एक नया प्रोविजन लाया, बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है, और दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना। अब ये तो था पहले, जेपीसी को जाके आने के बाद अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं कोई। रिजू जी से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पे भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। हाँ, मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे उस सर्टिफिकेट पे। सर, वक्फ बाय यूजर, सर वक्फ बाय यूजर की बात,
तो सबसे बड़ा मार जो इस बिल में ला रहे हैं वक्फ बाय यूजर, क्यों ये ला रहे हैं सबको पता है। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है, धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने, करोड़ों के भाव पे किसको दिया। कल मैं टीवी डिबेट पे था, एक जेपीसी की मेंबर थी इनकी मेरे साथ में, वो कह रही थी कि हम लैंड मोनेटाइज करेंगे। तो समझ में आ गया मोनेटाइज करके किसको देंगे। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है सर, इस देश में, हमारा देश प्राचीन देश है, इस देश में अलग अलग टाइम अलग अलग धर्म के स्थल बने हुए, हमारे देश में इतने किंगडम्स थे, राष्ट्रकूटा से लेके मौर्य से लेके चेरास, कदम्बास, विजयनगर एम्पायर, अशोका सम्राट का पता नहीं क्या कितने थे, बादशाहें थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यहाँ पे सिर्फ मस्जिद मंदिर की बात, सिर्फ मस्जिद की बात नहीं सर, इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिरें बने, जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लायक, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, मस्जिद हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुराने इमारतों के कागज पूछेंगे, तांबे में, पीतल में जहां लिखा था, कहां से ढूंढ के लाएंगे। उसका प्रूफ सिर्फ ये है, ये हर समुदाय के लिए सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in waqf. There is waqf by user, there is temple by user, there is gurudwara by user, there is church by user, there is mata by user, there are so many religious institutions by user. किसका प्रूफ मांगेंगे। जब हमने बोला तो ये बोले कि हम प्रोस्पेक्टिवली अब ये करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे। भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बाय यूजर, अगर 200-300 साल पुरानी है तो उसको कैसा मानेंगे आप ये कह रहे हैं कि और दूसरा उसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है। तो मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा था, अगर डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट है, तो फिर हम नहीं करेंगे। बट डिस्प्यूटेड कैसा है, डिस्प्यूटेड तो एक ही थी, वो बोले थे अयोध्या का मसला छोड़िए बाकी के पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कैसा डिस्प्यूटेड पुराने इदारों के डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा। ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट लड़ना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर को निकाल के। और दूसरा अब ये कह रहे हैं कि हम उसको ले लेंगे। अब मेरा टाइम बढ़ाया है, मेरा पार्टी का टाइम लूंगा ऑलरेडी मैं मेरे पार्टी पार्टी का समय बाकी है, इनको 25 मिनट दीजिएगा। और उससे ज्यादा साहब ने कहा था। प्लीज तो सर अब एक बोल 25 मिनट क्या 30 मिनट समय यहाँ 20 मिनट लिखा हुआ है। देखो साहब, मैं 20 मिनट रात के 2:30 कृपया समय देखिए। मैं ऑलरेडी माननीय एलओपी ऑलरेडी बोलने से अतिरिक्त समय दिया मैंने। प्लीज अब मैं ले रहा हूं सर। अब बोल सर दूसरा सर, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर ऐसा ही रहेगा जो रजिस्टर्ड है, आज दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पोर्टल हम नया ला रहे हैं और उस पोर्टल में हर एक वक्फ को फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। भाई वक्फ बाय यूजर वो रजिस्टर्ड हो गया था, सीधा उठा के डाल लीजिए उसमें, आप फिर दोबारा उनको क्यों रजिस्ट्रेशन करें। आप चाह रहे हैं कि फिर वो दोबारा पेपर उससे मांगे, आप पेपर ना दें, फिर आपके लोग जाके दंगा फसाद करें और आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। ये आपका वो है। सर तीसरा ढांचे की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत जोर जोर से रिजू जी बोल रहे थे कि ये सेक्युलर कैरेक्टर है वक्फ बोर्ड का सेक्युलर कैरेक्टर है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं देखती है, वक्फ बोर्ड रिलीजियस अफेयर्स में भी दखलंदाज करती है, रिलीजियस अफेयर्स भी देखती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात भी मान लो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बने, एंडोमेंट एक्ट, मुजराई डिपार्टमेंट, प्लेसेस ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, एसजीपीसी और अलग अलग समुदाय के जो इदारे जो बने हैं, क्या उसमें एक मुसलमान, एक सिख, एक बुद्धिस्ट, एक जैन को आप रखेंगे? क्या मुझे रखेंगे आप उसमें? आप मुझे रखेंगे आप उसमें? ये बिल्कुल मेरे राइट के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो राइट देता है उसके खिलाफ है, और इसको लेके काफी जजमेंट भी है। दूसरा सर, मैं उसके सारे को, और ये जो कह रहे हैं, और ये जितने यहाँ पे हैं, अब बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, सब में साफ लिखा जाता है
कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां रहेंगे और कोई और दूसरे मजहब का आदमी नहीं रहेगा। जब वहां पे वो एक्ट में ही है तो यहां कैसे आप दूसरे लोगों को देंगे? आप एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप लाके क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं? क्या हम काबिल नहीं हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए? आप हम लोग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाह रहे हैं? हमारे ऊपर स्पाइंग करना चाह रहे हैं आप? सर, सीईओ को लाने की बात थी कि मुस्लिम सीईओ नहीं रहेगा, दूसरा आएगा। वहां पे भी मैं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मैं एक्ट बताता हूं, वहां पे भी यह कहा गया कि सर फाइनली सर प्लीज फाइनली नहीं, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, खत्म करें। नहीं फाइनली अब 25 मिनट हो गए सर। फाइनली सर, फाइनली प्लीज डू नॉट टेक सर नहीं, फाइनली 3-4 इश्यूज के बारे में बोलूंगा सर। रिजू जी कल भी बोले, आज भी बोले, 123 प्रॉपर्टीज को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारे के सारे 123 प्रॉपर्टीज आके या तो दरगाह है, या तो मस्जिद है, या तो कब्रिस्तान है, या तो ईदगाह है। ये झूठ है। ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करो। उसकी लिस्ट में आपको देना चाह रहा हूं ऑल 120 और इसको आपकी बात जयराम जी, जयराम जी, अनदर 5 मिनट, अनदर 5 मिनट, राधा मोहन दास अग्रवाल। नहीं आपकी बात माननीय, जो भी असंसदीय शब्द अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं होगा। प्लीज प्लीज जी हाँ, यहाँ जो लिखा हुआ 20 मिनट 20 से 25 हुआ, आपकी पार्टी का समय जाएगा, आपकी पार्टी का समय जाएगा। बोले आप मेरे 2 मिनट पार्टी के समय में दे दो, 2 मिनट में और खत्म करें प्लीज। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट में मेरे पार्टी के समय में 3 मिनट, 2 मिनट में और खत्म करें सर। ये 123 एकर्स, 123 प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल रिलीजियस प्रॉपर्टीज है। ये लुटियंस दिल्ली जब बना रहे थे, न्यू दिल्ली जब बना रहे थे 1910 में, अंग्रेज गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ये एरिया अक्वायर किया था। जब मुसलमान जाके उनके मिले, वो बोले कि ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ के पास ही रहेंगे, पोजीशन उनके पास ही रहेगा, बट गवर्नमेंट का नाम रहेगा जब तक ये सिटी नहीं बन जाती। बनने के बाद उन्होंने दोबारा वापस उसको वक्फ को दिया था। आज भी, जब से लेके आज भी 123 प्रॉपर्टीज ये पोजीशन वक्फ में ही है, बिल्कुल वक्फ में ही है। और जब 2013 में गांव में 2013 में जब इसको डी नोटिफाई करने की बात आई, सरकार ने हाई कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप जल्द से जल्द इसका रिजॉल्व करो। तो जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के चक्कर में उस टाइम पे डी नोटिफाई किए। आज इन्होंने 1 मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट सबके सामने क्यों ना रख देते? उसको पारी कर दिया। 2 मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट रख दीजिए लोगों के सामने, आपको पता चल जाएगा वो प्रॉपर्टीज हैं या ना है। ये झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, मिसलाइड करना बंद करें। दूसरा सर, ओके सर, ओके खत्म हुआ सर। दूसरा सर, नहीं खत्म हुआ, मेरे हमारे पार्टी का टाइम ले रहे हैं सर। जितना उन्होंने बोल दिया, येलोपी ने बोल दिया, येलोपी ने बोल दिया सर, येलोपी ने बोला। सर दूसरा केरला की बात ये करते हैं, केरला की बात ये करते हैं, केरला की बात ये करते हैं। मैं इनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता हूं, वक्फ बोर्ड कभी ये नहीं क्लेम किया उनकी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने 2 टाइम ये डिक्लेयर किया वक्फ प्रॉपर्टी है, तीसरी बार जुडिशियल कमीशन ने कहा वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं आज भी यहां पे कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जितने गरीब लोग वहां रह रहे हैं, जो फिशरमैन है, पूरे इंडिया की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, जो फिशरमैन है, जो गरीब है, जिन्होंने जमीन खरीदी थी, कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको वो जमीन दिलाई जाएगी। लेकिन वक्फ बोर्ड को बैन करना बंद करें। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, नो मोर, नो प्लीज।